हेलो फ्रेंड्स हम 8th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं। जिस प्रकार हमने पिछले 6 वीडियोस जो है 6 चैप्टर्स जो है उनमें इंपॉर्टेंट लगा चुके हैं, एज इट इज़ उसी तरीके से हम इसमें भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। बस एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट लगाने का हमारा काम होता है। उसके साथ ही हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सिवाय भी हम कुछ अंडरलाइंस करते हैं और उसका थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करते हैं। इससे हमारे को क्या है, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ये थोड़ी सी जानकारी के लिए हम अंडरलाइन भी करते हैं, बट हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में से ही इंपॉर्टेंट लगाना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने जो अंदर अंडरलाइन किया है चैप्टर में वो भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं की ही ज़रूरत पड़ेगी हमारे को एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7 जो है चैप्टर 7 है, इसका नाम है राशियों की तुलना। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ओके फ्रेंड्स, इनमें भी हम एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के अलावा कुछ अंडरलाइन करेंगे। तो अंडरलाइन करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले यहाँ पर एक है अनुपात एवं प्रतिशत का स्मरण, रिकॉलिंग रेशियो एंड परसेंटेजेस। अब इसमें अंडरलाइन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए कि अनुपात का अर्थ दो मात्राओं की तुलना करना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़। ओके फ्रेंड्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर फ्रेंड्स हमारे को काफ़ी अच्छा सा एक एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छा सा है। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे तो हमारे को चैप्टर में काफ़ी चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो ये समझने के लिए हमारे देखिए आप, मेन हमारा क्वेश्चन ये है कि एक टोकरी है, टोकरी में 20 हैं, एक बास्केट है। ओके, उसमें 20 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस है। अब 20 एप्पल्स और 5 ऑरेंज है, तो जिसमें जो है हमारे पास टोकरी में ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल हमारे पास फ्रूट्स कितने हो गए, तो फ्रूट्स हो गए 25 फल है, उसमें से 20 तो सेब है, 20 तो सेब है, एप्पल्स है, और 5 जो है वो संतरे हैं, यानी 5 ऑरेंजेस है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमारे को जो पूछ रखा है वही हम देखते हैं धीरे धीरे आगे कि क्या क्या पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए, संतरों की संख्या का सेब की संख्या से अनुपात क्या होगा। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। यानी हमारे को ऑरेंज का नंबर पहले दे रखे हैं, एप्पल्स के नंबर बाद में दे रखे हैं, इनको हम रेशियो या अनुपात के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह तुलना भिन्नों की सहायता से, ये कंपेयर जो हम भिन्न की सहायता से करेंगे, यानी कि द कंपेरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रैक्शन। भिन्न की सहायता से कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर जो है संतरों की संख्या यानी ऑरेंजेस के नंबर्स, ओके, नंबर ऑफ ऑरेंजेस और नंबर ऑफ एप्पल्स इस तरीके से दिया है, तो इसी फॉर्मेट को अपनाएंगे। यानी ऑरेंज तो हमारे पास 5 है और रेशियो यानी अनुपात एप्पल जो 20 है वो हमारे पास 20। ओके, तो ऑरेंज तो हो गए 5 और एप्पल हो गए 20, यही रेशियो हमारे पास है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, ये रेशियो जो है पहले संतरे हैं तो पहले ऑरेंज, फिर सेब है तो फिर एप्पल जो है, उसी रेशियो में इसको लिखना है 5:20। ओके फ्रेंड्स, अब एक देखिए आप यहाँ पर एक और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसकी तुलना आसानी से भिन्नों से कर सकते हैं। उसकी जो कंपेयर करेंगे ना रेशियो का, तो वो हम उसको फ्रैक्शन से आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जो 5:20 जो है 5:20 जो है, इसको हम 5/20 5/20 भी लिख सकते हैं। जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन ही है, एज इट इज़ हम उसकी कंपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हम इस चीज़ को जो है हम आसानी से ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए, जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो फ्रैक्शन भिन्न दोनों सेम ही होते हैं, दोनों की आसानी से हम तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ऑरेंज है 5 है और एप्पल है 20। ओके, संतरों की संख्या का सेब की संख्या से अनुपात, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। पहले ऑरेंज लिख रखे हैं तो पहले 5 लिख दीजिए ऑरेंज, और फिर एप्पल्स लिख रखी है सेब, तो फिर हम सेब लिख देते हैं 20। ओके, तो ये अनुपात जो है 5:20 हो गया। ओके, तो ऑरेंज कितने हैं 5 और एप्पल कितने हैं 20, यानी कि संतरे 5 है और सेब 20 है। तो ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल फ्रूट्स कितने हो गए हमारे पास 25। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था कि जो रेशियो होता है, अनुपात होता है 5:20, ये रेशियो जो होता है, इस रेशियो को हम 5/20 भी लिख सकते हैं। ओके, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये रेशियो 5:20 था, 5:20 था, इसको 5/20 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसकी तुलना जो है भिन्न की सहायता से भी कर सकते हैं। ओके, द कंपेरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रैक्शंस। तो 5/20 हो गया। ये जो रेशियो है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो 5:20 है, 5:20 है, इसको हम 5/20 भी लिख सकते हैं। दोनों सेम ही चीज़ होती है। मैंने आपको बताया था, जो 7th क्लास में भी ये टॉपिक है, भिन्न एवं दशमलव। ठीक है, तो देखिए आप भिन्न हो या फिर कोई रेशियो हो, अनुपात हो,
ओके, फ्रैक्शन हो या कोई रेशियो हो, अनुपात हो, तो इसमें जिस नंबर से दोनों तरफ डिवाइड हो सके, जिस संख्या से दोनों में भाग चला जाए तो हमें भाग दे दिया करते हैं। तो यहाँ पर 5 का भाग गया 1, 5 1 जा 5, 5 1 5, और इसमें 5 का भाग गया 4, 5 और 20, यानी कि 5:20, 5:20 को हम लिख सकते हैं 1:4, 1:4। यहाँ पर भी देखिए ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो ऊपर और नीचे जिसका भाग जाए हम भाग दे दिया करते हैं। तो ऊपर 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे एक बार, और नीचे भी 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, 4 बार। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी 1:4 और ये हो गया 1/4, 1:4 या 1/4, सेम वैल्यू आई। ये देखिए आप, भिन्न और अनुपात में जिसका भाग जाए का भाग दे दिया। ये देखिए आप, ऊपर और नीचे 5 का भाग जाता है तो ऊपर और 5, ऊपर और नीचे, ये देखिए फ्रैक्शन जो है ऊपर और नीचे अंश और हर, यानी डिनोमिनेटर और दोनों में 5 से भाग चला जाता है, 5 का भाग चला जाता है, 5 से डिवाइड है तो हम इसको 5 से डिवाइड करके ओवरऑल रेशियो जो है, अनुपात जो है 1:4 यानी 1:4, या फिर हम इसको फ्रैक्शन भिन्न में भी लिख सकते हैं, 1/4 आ गया। ओके, इस रूप में लिखा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि संतरों की संख्या सेब की संख्या का 1/4 अनुपात है, लिखा हुआ है 1/4। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल्स। ओके, यानी कि जब एप्पल जो है वो 4 होगी तो फिर ऑरेंज 1 होगा। ओके, इसलिए ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑरेंज अगर 5 हो गए तो एप्पल 20 हो। जितने संतरा होंगे उसके 4 गुना सेब होगी, जितने ऑरेंज होंगे उनके 4th मल्टीपल में एप्पल्स होगी। ओके, इसको इसी रेशियो के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है संतरों की संख्या सेबों की संख्या का 1/4 है, अनुपात के रूप में 1:4 भी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि इसको कह सकते हैं हम कि जो 4 की तुलना में 1 पढ़ा जाएगा, यानी जब एप्पल 4 है, सेब 4 है तो संतरे कितने हो गए 1, सेब 4 है तो संतरे 1 हो गए। आया समझ में आपको? यानी कि 1:4 है तो अगर एप्पल सेब 4 है तो संतरे कितने हो गए 1। अगर इसको 5 से गुणा करेंगे तो सेब 20 है तो एप्पल कितने हो, सेब 20 है तो संतरे कितने हो गए 5 हो गए। ओके, अब ये जो रेशियो है, अनुपात है 1:4, इसको हम 1/4 1/4 भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अगर इसको उल्टा पूछा जाए, इसका जस्ट उल्टा रिवर्स में पूछा जाए कि संतरों की संख्या में सेबों की संख्या का रेशियो क्या, तो ये 20/5 हो गया। ओके, इसका जस्ट उल्टा हो गया, सेब की संख्या ऊपर हो गई। ओके, तो संतरों की तुलना में जो है सेब की संख्या 4 गुना है। नंबर ऑफ एप्पल्स इज 4 times द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ओके, 4 गुना है, यानी कि अगर संतरे 5 है तो सेब 20 हो गए, 5 चौक 20, संतरा 1 है तो सेब 4 हो गए, 1:4 इस तरीके से। ओके, तो 4 गुना हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 या 4 times। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर इंडेक्स में देखिए आप, टोटल कितने फ्रूट्स हैं 25, टोटल फल कितने 25, उसमें से 5 संतरे हैं। ओके, तो फिर सेब कितनी होगी, तो सेब होगी 20, 20 हो गई, तभी तो ये ओवरऑल देखा जाए तो 25 है फ्रूट। देखिए आप, कुल फल कितने 25, टोटल फ्रूट कितने 25, संतरे कितने, ऑरेंज कितने, तो संतरे हो गए 5, तो फिर एप्पल कितनी हो गई, तो एप्पल हो गई 20, ऑटोमेटिक हो गई। अगर संतरे 5 है तो सेब 20 होगी, तभी तो टोटल फ्रूट्स 25 हो गए, कुल फल 25 हो गए। अब देखिए आप, अगर संतरे 5 है, सेब कितने हैं 20 है, तो टोटल फल कितने हो गए 25। तो आप देखिए ऊपर भी 4 से गुणा कर सकते हैं, नीचे भी 4, भिन्न में ऊपर और नीचे फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में कट के वही नंबर आएगी। लेकिन हमारे को आसानी क्या रहेगी, तो आसानी देखिए आप गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और नीचे कितना हो गया 25 चौक 100, यानी 100 में से 20 कितने हो गए संतरे हो गए। ओके, टोटल फल कितने हैं 100, टोटल फ्रूट कितने हैं 100, तो उसमें से संतरे हो गए 20, यानी कि उसमें टोटल फल का जो है ये 5वां भाग हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आप इस इंडेक्स को आप थोड़ा सा गौर से देखिए, टोटल फल कितने हो गए, टोटल फ्रूट हो गए 25 फल, जिसमें से संतरे कितने हैं 5 5 और एप्पल सेब कितने 20। ओके, अगर इसको 4 से गुणा कर दे तो टोटल फल फ्रूट कितने हो गए 100 100, इसको भी 4 से गुणा कर दे तो टोटल संतरे कितने हो गए 20, इसको भी अगर 4 से गुणा कर दे तो टोटल सेब कितनी हो गई 80, यानी कि टोटल सेब 80 है, टोटल संतरे 20 है, तो टोटल फल कितने हो गए, टोटल फ्रूट कितने हो गए 100। ओके, तो 100 में से कितने संतरे हैं 20, यानी कि संतरे जो है आपके आगे 20% हमेशा 100 में से निकलता है। तो ये चीज़ आपके फ्रेंड्स यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए आप, संतरे जो आपके 20% आगे, यानी कि कुल फल 25 है और ऊपर हो गए संतरे, भिन्न होती फ्रैक्शन होती, नीचे तो लेते हैं कुल भाग 25, कुल फल 25, ऊपर है लिए गए भाग, तो कितने संतरे 5 है, संतरों को ले लिए। ठीक है, फिर ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से गुणा कर सकते हैं, भिन्न में तो गुणा कर दिया। ओके, तो टोटल नीचे कुल कितने आ गए 100 फल और संतरे कितने आ गए उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग 20 यानी कि कुल फल का जो है टोटल फ्रूट्स के संतरे कितने हो गए 20%। ओके फ्रेंड्स, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल
टोटल फ्रूट्स तो है 25, 25, उसमें से संतरे कितने ले लिए, ऑरेंज 5, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 25 का भाग इसमें जाएगा एक बार, 25 का भाग इसमें जाएगा 4 बार, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 5 और 20, तो ये यहाँ पर आ गया आपके 20, ऐसे भी आ गया, ये रहा 20%। ये आपके मेथड है एक एक विधि से, ओके, यानी कि बाय यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग अपन ने इसको ऐसे निकाला है, ओके। जब संतरे कितने हैं 5, सेब कितनी है 20, टोटल फल फ्रूट कितने हो गए 25, ये रहा 25, तो टोटल फ्रूट का संतरे कितने हो गए 20%, 20%। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ओके। जो भिन्न है, अनुपात है, जैसे 1:4, इसको आप 1/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। जब भी ये अनुपात या रेशियो या फ्रैक्शन भिन्न होती हैं तो आप ऊपर और नीचे जिसका भाग जाए भाग दे दिया करते हैं। भिन्न हमेशा सरल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिखी जाती है, तो ये देखिए आपकी सिंपल फॉर्म में ऊपर और नीचे जिसका भाग जाए भाग दे दिया और सिंपल फॉर्म में आ गई। अब इसमें कोई भाग नहीं जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। और जब फ्रैक्शन या भिन्न होती है उसको सेम नंबर से गुणा या भाग कर सकते हैं, तो भाग तो यहाँ पर किया हुआ है, डिवाइड यहाँ पर किया हुआ है, और गुणा यहाँ पर किया हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ है। सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ओके। तो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए, मान लीजिए 100 है, एप्पल और ऑरेंजेस मिला के, ओके। अगर टोटल परसेंटेज के मामले में 100 फल है, 100 फ्रूट है, 100 फ्रूट्स है, ओके। तो एप्पल कितने हो गए 80, 80%, और संतरे ऑरेंज कितने हो गए 20%। ये हमने निकाल ही दिया, 20% ये आया। दोनों मेथड से निकाल सकते हैं ऑरेंज। अगर टोटल फ्रूट्स 100 है, 20% ऑरेंज है, तो रिमेनिंग शेष कितने बचे, तो 100 में से 20% अगर संतरे हैं तो 20 घटा दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, तो 80%, 80% वैसे भी आ जाएगा। तो ये आपके आ गया 80% एप्पल, 80% सेब, ये आ गया आपकी 80% एप्पल सेब, ये आ गया आपकी 80% सेब एप्पल, और 20% संतरे ये रहे आपके, ओके फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 आप इंपोर्टेंट लगा दीजिए, उदाहरण नंबर 1, ओके। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है, किसी विद्यालय का कक्षा 7 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियाँ, 60% लड़कियाँ हैं, और इनकी संख्या 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय किलोमीटर दूर है। ये वाला क्वेश्चन है। परिवहन कंपनी 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। अल्पाहार जलपान का कुल खर्च 4,280 रुपये। ये वाला क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा आपके, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन स्कूल फॉर क्लास 7th। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर इन 18 इन नंबर, ओके फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन है आपके। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके ऐसा आगे भी लिखा हुआ होगा आपके कि द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। इस तरीके का होगा क्वेश्चन। और आगे भी लिखा हुआ होगा आपके, द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी ₹4,280, इस तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स ये प्रयास कीजिए, आगे फ्रेंड्स ये प्रयास कीजिए है, प्रयास कीजिए, आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इसको भी। ट्राई दिस लिखा हुआ होगा आपके यहाँ पर। प्रयास कीजिए में लिखा हुआ, एक प्राथमिक विद्यालय में अभिभावक से पूछा गया कि वे अपने बच्चों का गृह कार्य में सहायता करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे व्यतीत करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला क्वेश्चन रहेगा, इन अ प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क, ओके। इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये वाला प्रयास कीजिए जो है आपके इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, प्रयास कीजिए में। और ये आपके किस तरीके से सॉल्व होगा, तो इसमें आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो आपके लिखा हुआ कितने अभिभावकों का सर्वे किया गया। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, ओके। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके, तो इसका आंसर रहेगा, आप चाहे तो x मान के भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 100 मान के भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे ना, जैसे कि आप लेट वाले इंग्लिश मीडियम वाले लेट में आप x भी मान सकते हैं, या फिर आप 100 भी मान सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो आपके ओवरऑल आएगा 300 अभिभावक। क्या आएगा 300 अभिभावक, यानी कि 300 पेरेंट्स जो होंगे उनका सर्वे किया गया, ओके। 300 पेरेंट्स वर सर्वेड। ये आपके फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा 300 पेरेंट्स, ओके। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने सहायता नहीं की। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प। तो इसका भी आपका आंसर रहेगा 150, 150 जो पेरेंट्स हैं वो मना कर देंगे, ओके। 150 इसका आंसर रहेगा। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके दे रखा है, कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने 1.5 घंटे से अधिक सहायता की, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये रहेगा, हाउ मेनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर्स, ओके। तो ये आपके रहेगा 60, जो 60 लोग हैं, 60 अभिभावक है, ओके। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हमारी सीधी है एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली। जो प्रश्नावली है इसमें इंपॉर्टेंट लगाना है, तो प्रश्नावली 7.1 एक्सरसाइज 7.1, ओके फ्रेंड्स। तो प्रश्नावली 7.1 जो है इसमें इंपॉर्टेंट लगाने के लिए आप लगा दीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। जो पहला नंबर सवाल है इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए 7.1 में। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए, ओके। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर रहेगा आपके फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग या फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो जिसमें ए नंबर क्वेश्चन है,
इसमें भी अलग अलग क्वेश्चन है। ए नंबर क्वेश्चन है वो है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है, हमारे को रेशियो ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा आपके स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस तरीके से आपका जो रेशियो रहेगा 15 और 13, 15 और 30 का रेशियो रहेगा, अनुपात रहेगा। इसका आप फ्रैक्शन या भिन्न में लिख सकते हैं। और मैंने आपको बोला अनुपात रेशियो या फिर फ्रैक्शन भिन्न हो तो ऊपर नीचे जिसका भी भाग जाए, डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा फ्रैक्शन और रेशियो जो होता है भिन्न और अनुपात, इनको सरलतम रूप में बदला जाता है, सिंपल फॉर्म में बदला जाता है। और जो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर जिसका भाग जाए, भाग 15 का भाग जाएगा तो 1:2, जो ऊपर और नीचे यानी कि इन दोनों फॉर्मेशन में आपको सह अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए, को प्राइम नंबर, किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से। ओके, तो इसका रेशियो आपके क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:2 यानी कि 1:2। ओके, फिर आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो इसका जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा 1:2000 1:2000 यानी कि 1/2000 यानी कि 1/2000 इस तरीके से रहेगा। फिर आएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसी का ही सी में लिखा हुआ है 50 पैसे का ₹5 से। इंग्लिश मीडियम वालों का आपके क्वेश्चन रहेगा ये 50 पैसे टू ₹5। तो इसका भी आपके रेशियो देख लीजिए, तो ये रेशियो आपके रहेगा 1:10 1:10। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। जो अनुपात है उनको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप ऊपर और नीचे जिसका भाग जाए भाग दे दिया करते हैं। डिनोमिनेटर नीचे 100 बढ़ा दीजिए, परसेंटेज ऑटोमेटिक बन जाएगा, या फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसी का ही ए है 3:4 3:4। अब जो 3:4 है, ओके, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 3/4 लिख सकते हैं। अगर आपको इसका परसेंटेज बनाना है तो ऊपर और नीचे 25 से गुणा कर सकते हैं, भिन्न या अनुपात में सेम संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो आपके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर तो हो गया 75 और नीचे हो गया 100। ओके, तो ये 75/100, तो ये ऑटोमेटिक 70% बन गया। ऑटोमेटिक नीचे 100 आती प्रतिशत बटा में 100, ऑटोमेटिक 75% 75 बन गया। इसका दूसरा तरीका भी है कि जैसे कि आपकी 3/4 है 3:4 है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4 4 एकम 4 और ये 25 बार गया, 25 दिया 75, ऑटोमेटिक ये बन गया आपके 75%। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 2:3 2/3 या 2:3। इसका आंसर भी आपके आ जाएगा 66 सही 2/3%, 66। ओके, 66 ऐड 2/3 ये आपके क्वेश्चन रहेगा 66 सही 2/3, ये इसका आपके आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ये तो सीधा सीधा आप आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब आप देखिए परसेंटेज हमेशा 100 में से निकलता है। अगर ये 72% अगर आपके इंटरेस्ट रख रहे हैं, रिमेनिंग जो है 28% इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, यानी रुचि नहीं लेते हैं, रुचि नहीं रखते हैं, तो आपके 72 जो है 72 है, ये घटा दीजिए, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 100 में से। ओके, तो ये आपके आ जाएगा ऑटोमेटिक 28। ओके, इसमें आपके 25 विद्यार्थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 25 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके सीधा आंसर आ गया 28% विद्यार्थी जो है गणित में रुचि नहीं रखते। आपको परसेंटेज में आंसर ज्ञात करना है, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है स्टूडेंट की संख्या को याद रखने से मतलब भी नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। अब सीधा हम अपने यहाँ पर देखिए, आप बट्टा ज्ञात करना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके फाइंडिंग डिस्काउंट्स, नाम से पता चल रहा है बट्टा होता क्या है, बट्टा ज्ञात करना। और इंग्लिश में डिस्काउंट लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। जो है आपको छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, वही बट्टा है। ओके, और ये बट्टा का जो डेफिनेशन है वो बट्टा का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। बट्टा जो होता है, डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है, तो वो डिस्काउंट जो होता है वो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा आपके डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आएगा, उदाहरण नंबर 2 आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है ₹840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु ₹714 में बेची जाती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आपके क्वेश्चन रहेगा एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714। इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। फिर आपके एग्जाम्पल नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम्पल 3 उदाहरण 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिखा हुआ होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए एक फ्रॉक का सूची मूल्य ₹220। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ होगा द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम वापस आगे चलते हैं।
आगे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ आपके प्रयास कीजिए, क्या लिखा हुआ है, प्रयास कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा ट्राई दीज। ओके, जो आपके प्रयास कीजिए लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दुकान, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आप, एक दुकान 20% बट्टा देती है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, द शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दिस बी। ओके, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन में आपके एक इसमें ए नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए, रुपये 120 अंकित मूल्य वाली एक पोशाक, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ड्रेस मार्क्ड एट ₹120। तो इसका आंसर सीधा आप आंसर देख लीजिए, तो इसका आंसर रहेगा आपके 96 रुपीज़, 96 रुपये। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है बी में लिखा हुआ ₹750 अंकित मूल्य वाले एक जोड़ी जूते, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹750। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके, तो इसका आंसर रहेगा आपके 600 रुपये, 600 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसी का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन है सी में लिखा हुआ ₹250 अंकित मूल्य वाला एक थैला, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा अ बैग मार्क्ड एट ₹250। तो इसका भी आपका आंसर रहेगा आपके 200 रुपीज़, 200 रुपये। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ₹15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज ₹14,400 में उपलब्ध है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा अ टेबल मार्क्ड एट ₹15,000 इज अवेलेबल फॉर ₹14,400, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंट। इसका आंसर जो है आपके रहेगा वो 4% रहेगा, 4%। ओके फ्रेंड्स, इसी का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक अलमारी 5% बट्टे पर ₹5,225 में बेची जाती है, तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, एन अलमीरा इज सोल्ड एट ₹5,225 आफ्टर अलाउंग द डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। ओके, तो इसका आपका आंसर रहेगा इसका आपके जो आंसर रहेगा वो 5,500 रुपये, यानी 5,500 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। आगे आपके यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिशत में आकलन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा एस्टिमेशन इन परसेंटेज। जो आपको आकलन करना है परसेंटेज का, तो किस तरीके से करना है, तो एक दुकान का जो भी बिल है और बट्टा भी 50% आपको दे रहा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली आप अंडरलाइन करने के लिए तो कुछ है नहीं। ओके, इसमें तो आपको कोई अंडरलाइन नहीं करना है। ओके, कभी भी ये देखिए, आप कभी भी पॉइंटों पे दे रखा होता है तो आप उसका जो है उसको ओवरऑल राउंड फिगर में किसी भी नंबर को लिख लिया करते हैं कैलकुलेशन में आसानी के लिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है 577.80, इसको सीधा 580 मान लिया इन्होंने। ओके, और इसके परसेंटेज के अनुसार तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ बिक्री कर, क्या लिखा हुआ है, बिक्री कर। इसको इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैट होता है VAT। और इसके अलावा एक और होता है माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको अपने GST भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है बिक्री कर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा सेल टैक्स, इंग्लिश में सेल टैक्स बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है जिसको वैट भी कहते हैं, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, और भी जैसे कि इसमें और आसानी से और भी है इसमें, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको GST भी कहते हैं, माल एवं सेवा कर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ये वाला। ओके फ्रेंड्स, तो अंडरलाइन करने के लिए क्या है आपके, तो किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता है। ओके, सेल्स टैक्स कहते हैं, जिसको ST कहते हैं, वो सरकार के द्वारा वसूला जाता है। ओके, और ये दुकानदार के द्वारा ग्राहक से लिया जाता है। ये जो दुकानदार होंगे, तो ये जो दुकानदार होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो अपने जो है कस्टमर जो होते हैं उनसे लेते ही है, और सरकार को देते हैं, गवर्नमेंट को ये टैक्स दिया जाता है। इसलिए हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है, हमेशा ये सेल टैक्स नाम ही विक्रय मूल्य है, या बिक्री कर कहते हैं इसको, विक्रय मूल्य पर ही लगता है। ओके, इसलिए इसको सेल टैक्स कहते हैं। और बिल की राशि में ये ऑटोमेटिक जोड़ दिया जाता है जो भी। और एक अन्य प्रकार का और भी कर है, और भी जो टैक्स है वो वस्तु के मूल्य में लगता है, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, VAT के नाम से जुड़ता है ये। और 1 जुलाई 2017 से तो ये GST, ओके, GST जो है लागू कर दिया गया था, माल और सेवा कर। तो ये ऑटोमेटिक आपको शॉर्ट रूप में एकदम सीधा GST नाम से लिया जाता है। और ये कर जो होता है, टैक्स होता है, माल की आपूर्ति और या फिर सेवा या फिर दोनों पर लगता है। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा सेल टैक्स ST इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ आइटम, किसी भी आइटम पर दिया जाता है। और इसके अलावा और भी आपके आगे लिखे होंगे, इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर्स फ्रॉम द कस्टमर्स गिवन टू द गवर्नमेंट। ओके, इसके अलावा और भी आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा दिस इज देयर फॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस एन आइटम इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल। देयर इज अनदर टाइप ऑफ टैक्स विच इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स, वैट होता है। इसके अलावा फ्रॉम जुलाई 2017 जुलाई से जो है आपके गवर्नमेंट ने एक पूरा जो है कॉमन टैक्स ही लगा दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड GST विच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज लाइव्ड ऑन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे हैं।
चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ आपके एग्जाम्पल नंबर 4 ये बिक्री कर ज्ञात करना यानी फाइंडिंग सेल टैक्स, और एग्जाम्पल 5 ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 6 ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, 4 5 6 4 5 6। और आगे चलते हैं हम। तो आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके थिंक, डिस्कस एंड राइट। ओके फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या का दुगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि हो जाती है। यदि उस संख्या का आधा कर दें तो कितना प्रतिशत का लॉस होगा, हास होगा, नुकसान होगा, हानि होगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, 2 times a number is a 100% increase in the number. If we take half the number, what would be decrease in percent? किस तरीके से रहेगा? तो फ्रेंड्स हम इसका सीधा आंसर ही बता देते हैं कि किसी संख्या का दुगुना करेंगे और फिर 100% वृद्धि होगी, उसके आधार पर कितना परसेंट का लॉस होगा। तो इसको चाहे तो आप x मान के भी कर सकते हैं और 100% 100% मान के भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो 50 आएगा, 50% आएगा। 50% परसेंटेज में चाहिए तो इसलिए आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक 50 आ जाएगा। और x मान के करेंगे तो भी x का आधा हो जाएगा, x/2। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा आपके 50%, 50%। फिर इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि रुपये 2400 की तुलना में 2000 रुपये कितना परसेंट कम है? क्या ये प्रतिशत उतना ही है जितना 2000 की तुलना में 2400 अधिक है? ओके, तो ये देखिए आप, इसका जो आंसर रहेगा हमेशा 2400 में जो 2000 जितना परसेंट कम होता है और 2000 की तुलना में 2400% जितना परसेंट अधिक होता है, ठीक है, तो ये दोनों हमेशा वैल्यू अलग लगाती है, मान अलग लगाता है, ठीक है। तो क्या ये प्रतिशत उतना ही है? तो इसका आंसर रहेगा नहीं, नो, नहीं, ये परसेंटेज उतना ही नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये आपके रहेगा। फिर हम आगे चलें, इट इज नॉट, नो इट इज नॉट सेम परसेंट। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है 7.2, एक्सरसाइज 7.2, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट के लिए आप सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाइए, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित रुपये 5400 में खरीदा। वेट कौन सा है? वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, तो वेट सहित हमने खरीदा है 5400 में, तो वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना था? जो 8% लगा है ये 5400 रुपये। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मैं आपको ओवरऑल आंसर बता देता हूँ। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए तो मैं इसको सीधा आपको आंसर ही बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर रहेगा 5000 रुपये, 5000 रुपीज़। ओके, अब इसका 8% जो है, इसका जो 8% होता है वो 8% जो है वो 400 रुपये होगा, 400, ऐसे करके उसने खरीदा है 5000। तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो है 5000 रुपीज़, 5000 रुपये। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद में रुपये 1239 में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो मैं आपको इसका सीधा आंसर ही बता देता हूँ कि इसका आंसर जीएसटी लगने से पहले कितना होगा। तो 1050 रुपये, 1050 रुपीज़, ये इसका आंसर रहेगा। इसमें 18% जीएसटी ऐड कर देंगे, 18% जीएसटी ऐड करेंगे, तो वो उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आपके 1239, 1239 रुपये में वो खरीद लेगा जीएसटी ऐड होने के बाद। तो आंसर रहेगा 1050, 1050। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर आपके लिखा हुआ है चक्रवर्ती ब्याज। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके कंपाउंड इंटरेस्ट करके लिखा हुआ होगा। तो ये जो चक्रवर्ती ब्याज होता है ये हर साल ब्याज पे भी वापस ब्याज लग के जुड़ता है। तो ये जो चक्रवर्ती ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपके थोड़ा सा इसमें देख लेना कि जैसे कि हम बैंक है तो बैंक पे एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा जो होती है, 1 वर्ष का ब्याज आपको 9% मिलता है, 9% की वार्षिक दर से होता है। फिर क्या वहाँ पर क्या बोला जाता है कि जो बचत खाते पर जो हमारे को जो होता है वो 5% ब्याज दिया जाता है। तो एफडी और ये 5% और 9% इसी रेशियो में निकाल के ही होता है, जिसमें आपको ब्याज के ऊपर भी वापस ब्याज मिलता है। यानी कि बैंक या डाकघर जैसे जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी संस्थाएं हैं, उसमें आप जमा करते हैं पैसा, धन जमा करते हैं, तो धन पर संस्थान के द्वारा जो भुगतान किया जाता है, तो वो भुगतान किया गया अतिरिक्त ब्याज होगा। भुगतान किया गया अतिरिक्त धन जो होगा, एक्स्ट्रा जो आपको रुपए दिए जाएंगे, तो वो तो ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन जब व्यक्ति उधार लेता है तो उसके द्वारा भी ब्याज का भुगतान किया जाता है। जब ब्याज का भुगतान किया जाएगा तो हम साधारण ब्याज, बैंक या डाकघर जैसी संस्थाएं होती है उनके पास जमा किए गए धन पर इन संस्थान के द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त ब्याज जो है आपको ब्याज कहलाता है। ठीक है, व्यक्ति धन उधार लेते हैं तो उनके द्वारा भी तो ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो ये सिंपल ब्याज होता है। सिंपल ब्याज जो होता है वो उसको इंग्लिश में कहता है आपके सिंपल इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेशन में आपको लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। आप इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में है आपके प्रयास कीजिए में लिखा हुआ ट्राई दिस। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 5% वार्षिक दर से रुपये 15,000 का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा आपके फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन ₹15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, यानी 5% वार्षिक दर से जो आपको ये ब्याज देना होगा, तो ब्याज देने। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसका सीधा आंसर ही बता देता हूँ कि 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये
का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि, यानी कि ब्याज के साथ में आपको जो टोटल अमाउंट देना है वो कितना देना है। तो इस तरीके से आपके आंसर क्या रहेगा, तो आपके यहाँ पर ब्याज तो जो आ जाएगा, जो आपके इंटरेस्ट होगा वो तो होगा 1500 रुपये, ब्याज तो होगा 1500 रुपये, 1500। ओके, और जब इसमें 15,000 ऐड हो जाएंगे तो ये आपके कुल अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 16,500, 16,500। तो ये आपका इंटरेस्ट है और ये टोटल अमाउंट है। ओके फ्रेंड्स, तो इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट जो है आपके ये दोनों आ जाएंगे, ब्याज और कुल भुगतान की गई राशि। ओके, कुल भुगतान की जाने वाली जितनी भी राशि है वो ये इसका आंसर रहेगा आपके। ओके फ्रेंड्स, और आपके देखिए आप यहाँ पर और कुछ, मेरे पिताजी ने कुछ धन 3 वर्ष के लिए डाकघर में जमा करा कर रखा है। तो प्रत्येक धन जो है, जो भी आपके पैसा है, तो वो वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगी। ओके, तो ये इस तरीके से आपके चक्रवर्ती ब्याज होगा। ये या कहने का मतलब ये है कि सामान्यतया लिया जाने वाला या भुगतान किए जाने वाले ब्याज कभी कभी साधारण नहीं होता, सिंपल नहीं होता। ओके, ब्याज का परिकलन पिछले वर्ष की राशि पर जमा किया जाता है, इसे ब्याज का संयोजन कहते हैं या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फ्रेंड्स आप अंडरलाइन कर लेना इसको। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके लिए लिखा हुआ होगा, द इंटरेस्ट पेड और चार्ज इज नेवर सिंपल। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। दिस इज नोन एज इंटरेस्ट कंपाउंडेड और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है इस तरीके से। और जो चक्रवर्ती ब्याज का परिकलन किस तरीके से होगा, ओके, यानी कि कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट जो किस तरीके से होगा, तो वो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये मैं भी आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि 8% तो आपकी ब्याज लग रहा है, 8% आपके इंटरेस्ट लग रहा है। ईयर जो है 2 ईयर है, 2 साल के लिए लग रहा है और 20,000 रुपये के ऊपर लग रहा है। ओके, तो 2 साल के अंत में चक्रवर्ती ब्याज और उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली टोटल राशि कैसे होगी, तो अब आप देखिए किस तरीके से 20,000 है, 20,000 रुपीज़ वो उसका जो है प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। 8% के हिसाब से लगेगा तो ये आपके टोटल जो कितना आएगा, तो ये आपके आएगा 1,600 रुपये, 1,600 यानी 1,600। ये तो फर्स्ट ईयर का, पहले साल का आपके ब्याज जो है वो किस तरीके से लगेगा, 1,600 रुपये। फिर यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर अब आप देखिए 20,000 और 1,600 कितने हो गए, तो 21,600। तो आपके जो है सेकंड टाइम जो है सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, दूसरा साल स्टार्ट होगा, तब आपके जो मेन प्रिंसिपल हो जाएगा वो 21,600 हो जाएगा। 800 का सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, नॉर्मल इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये लास्ट टाइम देखिए आप, ये इंटरेस्ट कितना था 1,600 रुपये, इस बार कितना हो गया 1,728, यानी 128 रुपये, 128 इंक्रीज हो गया है। तो ये आपके ब्याज पर भी ब्याज है, इसलिए ये अतिरिक्त ब्याज है, इसलिए इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवर्ती ब्याज। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे 21,600 में से 1,728 ऐड हो जाएंगे और ओवरऑल जो देखा जाए तो आपके जो है 2 वर्ष का कंप्लीट साधारण ब्याज कितना निकलेगा, साधारण ब्याज तो 32 हो गए, 1632। ओके, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपके 1600 और 1632 नहीं हो गया, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपके 3200 हो जाता है। 1600 एक साल का, 1600 दूसरे साल का। जो मेन अमाउंट है, मूलधन जो आपके 20,000 है, 20,000 है, उस पर लग रहा है। ओके, लेकिन ये आपके 1600 नहीं लग के 1728 है, यानी आपके पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहते हैं। पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम ही रहते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगते ही नहीं, क्योंकि ब्याज होता ही नहीं, मेन प्रिंसिपल मूलधन होता है। दूसरे साल में स्टार्ट होगा इनका ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, क्योंकि पहले साल का ब्याज भी ऐड हो जाएगा, इसलिए। इस तरीके से देखिए आप फ्रेंड्स, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर होता है, पहला साल होता है, उसमें 110 और 110 सेम ही होते हैं, 110 रुपीज़ सेम ही होते हैं। जो सेकंड ईयर स्टार्ट होगा तो इसमें आपके जो 100 रुपीज़ होगी उस पर 10 तो ऐड होंगे ही होंगे। सिंपल इंटरेस्ट में तो आपके 20 रुपीज़ हो गए। ओके, यानी कि सिर्फ 10 ही ऐड हुए, लेकिन यहाँ पर 10 ऐड नहीं होंगे, यहाँ पर 11 ऐड होंगे। ओके, यानी कि आपके यहाँ पर 120 हो रहे हैं, 120, और यहाँ पे 120 नहीं होके 121 हो रहे हैं, 1 रुपया बढ़ गया। ओके, यानी कि इस ब्याज पर भी ब्याज लग गया, 10 रुपये पर भी 10% ब्याज लग गया। ओके, इस तरीके से होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर ओवरऑल 3 साल का 30 रुपये बढ़ रहा है 100 रुपीज़ पे, यहाँ पे 100 रुपीज़ पे 30 नहीं बढ़ के 33 रुपये बढ़ रहा है, 33.10। तो इस तरीके से फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ आपके 3 साल में 30 रुपये बढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट के 33.10 रुपीज़ यानी 33.10 बढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र का निगमन करना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा होगा डिड्यूसिंग अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, डिड्यूसिंग अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला किस तरीके से, इसको निगमन फॉर्मूला किस तरीके से बनाएं, तो ये कोई ना कोई आपके एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर बताया गया किस तरीके से। 5,000 रुपये प्रिंसिपल है, 5,000 और रेट जो है 5% ईयरली लग रही है। ओके, इस तरीके से आपके लिखा हुआ है। तो 1 ईयर ऐड होने के बाद में किस तरीके से होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट में हो गया, साधारण ब्याज ये भी सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज हो गया। फर्स्ट ईयर में तो ये आपके सेम ही रहेगा। ओके, ये रहा और ये रहा, फर्स्ट ईयर में तो सेम ही रहेगा। अब सेकंड ईयर में यहाँ पे आपके चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर ओवरऑल आपके जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा फ्रेंड्स। तो ये आपके अंडरलाइन कर लीजिए इस फॉर्मूले को।
ओके फ्रेंड्स, और ये CI जो होता है वो A-P होता है। ओके, अमाउंट माइनस मूलधन होता है। ओके, इस तरीके से आपके आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8। ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 8। ओके फ्रेंड्स, अब हम वापस आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद में आपके प्रयास कीजिए, ट्राई दिस। जो प्रयास कीजिए वो लिखा हुआ ₹8,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ होगा फाइंड CI ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ओके, इस तरीके से आपके लिखा हुआ होगा। तो इसका जो आपके आंसर क्या रहेगा, तो मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ आंसर किस तरीके से रहेगा। जब सॉल्यूशन की बात आएगी तो हम सॉल्यूशन बाद में करते रहेंगे। तो सवाल हमारा ये है, ₹8,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फाइंड CI ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब हमें कंपाउंडेड एनुअली का बोला है, तो अब आप देखिए कि वार्षिक जो है ब्याज है, तो इसमें हमें ज्ञात करना है, तो मिश्रधन हमें ज्ञात करना होगा, यानी कंपाउंड मिश्रधन यानी टोटल अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए तो हमारे पास मिश्रधन जो टोटल अमाउंट है हमें पूछा गया है वही हम ज्ञात करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो चक्रवर्ती ब्याज हमारे को पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो वो हमारा आंसर आएगा ₹820, 820 रुपये। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग। ओके फ्रेंड्स, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। ओके, इस तरीके से एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, तो जो भी कहाँ लगेंगे, जैसे हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, वृद्धि दर हो रही है, इस तरीके से आपके कोई भी हर साल किसी वस्तु का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके के कोई भी आपके क्वेश्चन होंगे तो वो इसमें आएंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, वर्ष 1997 के अंत में। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ सिटी इस तरीके से कोई लिखा हुआ होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 10 भी आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वो भी आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, और इसके बाद में प्रयास कीजिए, ट्राई दिस देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ₹10,500 मूल्य की एक मशीन का 5% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन होता है यानी कि रेट कम हो रही है 5% की दर से, तो 1 वर्ष बाद में इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा मशीनरी वर्थ ₹5,500। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, अ मशीनरी वर्थ ₹10,500 डेप्रिसिएटेड बाई 5% फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, ₹9,975, 9,975 ये इसका आपका आंसर रहेगा। 9,975, 9,975 रुपीज़। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है और जनसंख्या हमेशा बढ़ेगी, तो ऐसा क्वेश्चन में हमेशा वृद्धि दर ही पूछेंगे। वृद्धि दर ही दे रखी होगी कि वृद्धि दर यहाँ पर 4% है, 2 वर्ष बाद में शहर की जनसंख्या ज्ञात करनी है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 years विच इज एट परसेंट 12 लाख इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 4%। हमेशा जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने के रूप में ही ये होगा। तो आपने 2 साल बाद में जनसंख्या पूछी है, तो 2 साल बाद में जो जनसंख्या पूछी है तो इसका आंसर ही हम बता देते हैं। इसका आंसर है 12,97,920, 12,97,920, 12,97,920, 12,97,920, ये आपका आंसर रहेगा। फिर हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे एक्सरसाइज है 7.3, प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली जो 7.3 है इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मेन तो हमारा काम एक्सरसाइज का ही होता है। एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट लगाने के लिए हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। ओके, तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है वर्ष 2001 की जनसंख्या है, यानी कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर देखिए, वर्ष 2001 की जनसंख्या क्या रहेगी। इसका मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसका आंसर रहेगा 48,980, यानी 48,980, 48,980, 48,980 इसके लगभग ही आपकी रहेगी। हालांकि ये मान पॉइंटों में आएगा, वैल्यू पॉइंट में आएगी, लेकिन जनसंख्या कभी पॉइंट में नहीं होती पॉपुलेशन। ओके, तो हम राउंड फिगर में इसको 80 लेंगे, 48,980 यानी 48,980। अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सेकंड नंबर है, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, तो 2005 में इसकी पॉपुलेशन होगी फ्रेंड्स 59,535, 59,535 यानी 59,535, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है और इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है 3, सवाल नंबर 3। एक स्कूटर ₹42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, यानी कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम।
एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो इसका मैं आपको सीधा आंसर ही बता देता हूँ कि 1 वर्ष बाद में जो है स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 साल बाद में स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ओके। तो 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद में क्या होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपके 38,640। क्या आंसर रहेगा 38,640, यानी 38,640, 38,640। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा आगे फ्रेंड्स इसको आप पूरा देख लेना, हमने क्या चर्चा की। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, इसको आप अंडरलाइन कर देना। ये हमारे पूरे चैप्टर की समरी है, ओके। चैप्टर के बीच में जो अंडरलाइन किए हैं उन्हीं का ये थोड़ी सी समरी के फॉर्मेशन में है, तो आप इसको भी याद कर दीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स वापस आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला जो नेक्स्ट पेज है वो तो खाली है, इस पेज में कुछ ऐसा है ही नहीं। तो हमारे इस चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7 जो अध्याय नंबर 7 जो है, अध्याय 7 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो हमने लगा दिया, और चैप्टर का नाम था हमारे राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ओके फ्रेंड्स। आपके दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी अगर क्लियरिटी सही नहीं आ रही है वीडियो की, तो आप इसी में सेटिंग पर जाकर आप आसानी से इसकी क्लियरिटी इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर स्पीड में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, स्पीड तेज है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्पीड तेज होगी, और अगर आप इसको रिपीट कर रहे हैं तो फिर स्पीड आपके लिए मेरे ख्याल से नॉर्मल रहेगी। तो अगर आपको तेज़ लग रही है स्पीड, तो फर्स्ट टाइम जो आपको ये स्पीड शायद तेज़ लग सकती है, अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो उसके बाद में आपको स्पीड नॉर्मल लगेगी। और फ्रेंड्स एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो आप आसानी से सेकंड टाइम भी देख लीजिएगा, वीडियो रोक कर भी देख लीजिए, जो है निशान और अंडरलाइन कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। हमारे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट यही थे, इसके अलावा फिर भी तो मेन तो आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी, इसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। और फ्रेंड्स पिछले 20-25 साल पुराने जितने भी ये पेपर हैं उनको हमने डाउनलोड करके फिर बुक में हमने मार्क किए हैं, तो आप इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बार बार रिपीट करते रहिए। फ्रेंड्स हमारी कोशिश यही रहेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉपर तरीके से हम इंपॉर्टेंट लगवाएं, ताकि आपके एग्जाम्स में जो है हेल्प हो। तो आप इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट लिखकर भी बता सकते हैं कि हमें किस तरीके से आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाना है, जैसे कि इनको साथ में सॉल्व करवाना है। सॉल्व तो हम वैसे भी फ्रेंड्स करवाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर दीजिए, और कुछ या फिर अगर कोई आप प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स जो है उनको भी शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से वो इंपॉर्टेंट लगाएं, और उनको भी जो है इंपॉर्टेंट और अंडरलाइन के माध्यम से आसानी से प्रैक्टिस कर, इंपॉर्टेंट लगा के और अंडरलाइन करके जो है वो आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके इंपॉर्टेंट।